साइकोलॉजी ऑफ वनरेबल इंडिविजुअल्स, चैलेंज्ड एंड वोमेन एंड सिक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी कैसी होती है। तो वनरेबल इंडिविजुअल वो हैं दोज हु आर एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्म और नेगेटिव आउटकम ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। मतलब ये ऐसे इंसान या इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें आप आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हो। रिस्क इन ये रिस्क जैसे होता है ना कि अर्थक्वेक कहाँ ज़्यादा आ सकता है, ऐसे ये हैं। तो इन ये रिस्क के उस पर टॉप पे बैठे होते हैं, इन्हें रिस्क पहुंचाना आसान काम है। जैसे कि बच्चे हैं तो उन्हें कोई भी पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है। एल्डरली इंडिविजुअल से बूढ़े हो गए हैं, लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं जहाँ में। पीपल विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, तो उन्हें भी कोई भी कुछ चोट पहुंचा सकता है। मार्जिनलाइज ग्रुप है ऐसा ग्रुप जो सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, उन्हें बाहर कर दिया जाता है सोसाइटी की चीज़ों से। इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी, विक्टिम ऑफ ट्रॉमा, तो ये सब इंडिविजुअल्स हैं जो आसानी से जिन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इनकी साइकोलॉजी क्या है? जो वनरेबल इंडिविजुअल्स हैं उनकी सेल्फ स्टीम डेफिनेटली लो होगी। कोपिंग स्किल, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है तो वो आसानी से उससे जीत नहीं पाएंगे। एंजाइटी उन्हें होगा, डिप्रेशन उन्हें होगा। एडवर्स एक्सपीरियंस इन अर्ली लाइफ है, उनका इफेक्ट पड़ता है उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर। साइकोलॉजी ऑफ चैलेंज्ड इंडिविजुअल, द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल हैं किस लेवल पे? इन डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ वेरियस फैक्टर्स जैसे कि फिजिकल, कोग्निटिव एंड इमोशनल जो चैलेंजेस हैं ये इम्पैक्ट करते हैं उनके हेल्थ को, बिहेवियर को और सोशल इंटरेक्शन को। देखो अगर चैलेंज इंडिविजुअल है वो किसी भी बेस पे चैलेंज हो सकता है, फिजिकल लेवल पे या कोग्निटिव लेवल पे, तो इस चैलेंज का इफेक्ट उसके बिहेवियर पे पड़ेगा, उसकी हेल्थ पे पड़ेगा और उसके सोशल इंटरेक्शन पे पड़ेगा। मतलब सोसाइटी में वो कैसा बिहेव करेगा, लोगों के साथ कैसा रहेगा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। अगर वो उसे कोई दिक्कत है, कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकल लेवल पे हो या कोग्निटिव लेवल पे हो। की एरिया क्या है जो फोकस किए जाते हैं इनमें? सोशल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट। अगर फिजिकली कोई चैलेंज है या मेंटली कोई चैलेंज है, सबसे बड़ी चीज़ है उनके लिए सोशल सपोर्ट, सोशल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट। अगर उन्हें फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा, तो वो उस लाइफ को अच्छे से लीड कर पाएंगे। द रोल ऑफ द फैमिली, फ्रेंड एंड सोशल नेटवर्क इन प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट। उन्हें चाहिए सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट उन्हें चाहिए, ये फैमिली और फ्रेंड्स उन्हें बेहतर ढंग से दे सकते हैं। सोशल सपोर्ट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है मेंटल हेल्थ को। अगर सोशल सपोर्ट उन्हें मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट उन्हें मिलेगा, तो वो मेंटली भी ठीक ठाक रहेंगे। मेंटल हेल्थ इंक्रीज रिस्क फॉर कंडीशन जैसे कि डिप्रेशन का भी चांस है, क्योंकि वो चैलेंज इंडिविजुअल है ना, अपना काम करने में तो पहले ही दिक्कत उन्हें हो रही है और सोसाइटी भी उन्हें सपोर्ट ना करे, तो उनके चांस बढ़ जाते हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के। लो सेल्फ स्टीम उनमें होती है क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी उनमें है ही है, उन्हें काम करने में दिक्कत है ही है। कॉपिंग मैकेनिज्म कौन सी होंगी? स्ट्रेटजीज जो यूज की जाती है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग मैकेनिज्म एंड इमोशन फोकस्ड। प्रॉब्लम पे फोकस करो या आप मैनेज करो अपने इमोशनल को। मतलब अगर आपको दिक्कत है, फिजिकली कोई दिक्कत है, तो सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको बुरा लगेगा, तो इस चीज़ को आपको हैंडल करना पड़ेगा। आइडेंटिटी एंड सेल्फ परसेप्शन, हाउ इंडिविजुअल व्यू देम सेल्फ, वो खुद को कैसे देखते हैं। विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई देयर डिसेबिलिटी, मतलब अगर वो चैलेंज हैं, फिजिकली डिसेबल हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा उनकी आइडेंटिटी के ऊपर। अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस, द कैपेसिटी टू एडजस्ट टू चेंज, जो भी चेंजेस हैं, जो भी चैलेंजेस उनकी लाइफ में हैं, उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करनी है उस माहौल में। मेंटेन करना एक पॉजिटिव आउटलुक की दिक्कतें हैं बट उसके बाद ही सर्वाइव करना है। साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, ये भी वल्नरेबल ग्रुप है क्योंकि इन्हें भी नुकसान पहुंचाना आसान काम है। द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन फोकस करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन थ्रू आउट देयर लाइफ। जैसे जैसे वुमेन की लाइफ आगे बढ़ती है तो उनके एक्सपीरियंस भी उसमें होते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एक्सप्लोर करता है यूनिक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ इशू फेस्ड बाय वुमेन। वुमेन कौन कौन से इशू फेस करती हैं उनकी स्टडीज़ में की जाएगी। डेवलपमेंटल स्टेज में कौन कौन से उनके साइकोलॉजी होती है। द इन्वेस्टिगेटिंग द साइकोलॉजिकल चेंजेस वुमेन एक्सपीरियंस करती है। वुमेन की जो लाइफ स्टेज है जैसे कि चाइल्डहुड है, एडोलिसेंस है, फिर एडल्टहुड है,
तो हर एक फेज़ में उन्हें एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं। चाइल्डहुड में कुछ ना अलग होगा, एडोलसेंस में डेफिनेटली अलग होगा, एडल्टहुड में अलग है, ओल्डर एज में भी दिक्कतें हैं। विद पर्टिकुलर अटेंशन दी जाती है पुबर्टी पर, प्रेगनेंसी, मदरहुड एंड मेनोपॉज। मतलब कुछ लाइफ के ऐसे इवेंट हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे चेंजेस होते हैं फिजिकल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे भी, वो अफेक्टेड होती हैं इन स्टेजेस में। ये लाइफ के जो स्टेज हैं वो अफेक्ट होती हैं इन स्टेजेस में, इमोशनली भी और मेंटली भी। मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग इशू रिलेटेड टू वुमेन की जो मेंटल हेल्थ है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज इशू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर स्पेसिफिक फैक्टर। देखो फीमेल है तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो गई, तो उसे एंजाइटी डिप्रेशन में वो आसानी से आ सकती है। मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं, रिलेशनशिप विद फैमिली डायनामिक्स, इन्वेस्टिगेटिंग वुमेन्स रोल इन रिलेशनशिप, फैमिली स्ट्रक्चर एंड पेरेंटिंग, हाउ दीज रोल्स इम्पैक्ट करते हैं उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग को। मतलब वो फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, उस चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। बॉडी इमेज और सेल्फ स्टीम, स्टडिंग हाउ सोसाइटल जो स्टैंडर्ड है ब्यूटी के, देखो एक लड़के को कितना कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है। तो उसकी वजह से उनके लिए सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, सेल्फ वर्थ वो कुछ मानते ही नहीं फिर। जेंडर रोल एंड स्टीरियोटाइप, इन्वेस्टिगेट हाउ सोसाइटल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप शेप करते हुए वुमेन का बिहेवियर, कैरियर चॉइस। देखो मेल और फीमेल दोनों के कैरियर चॉइस अफेक्टेड होते हैं इससे, कि लड़कियाँ तो ये इतना ही ऐसे ऐसे काम ही कर सकती है, जैसे कि टीचिंग में जाओ। तो ऐसे जो कैरियर चॉइस हैं, जो बिहेवियर है, एक्सपेक्टेशंस हैं, पर्सनल रिलेशनशिप की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो डेफिनेटली अफेक्ट होती हैं। साइकोलॉजी ऑफ सिक, जब बीमार उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है। द साइकोलॉजी ऑफ इलनेस इन्वॉल्व करती है अंडरस्टैंडिंग हाउ बीइंग सिक, अगर बीमार हो तो अफेक्ट होती है मेंटल और इमोशनल वेलबींग, दोनों अफेक्ट होती है। मेंटल और इमोशनल जो फैक्टर्स हैं वो हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। इमोशनल रेस्पॉन्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल इमोशनली रिएक्ट टू इलनेस, अगर कोई बीमार है तो वो फिर एंजाइटी से होगी, डिप्रेशन उससे होगा, तो उस चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा उसकी हेल्थ के ऊपर भी। द इमोशनल इम्पैक्ट कैन अफेक्ट वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ आउटकम, अगर बीमार है तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होगा और उसकी एंजाइटी है, डिप्रेशन में हो जा रहा है, तो इमोशनल जो रेस्पॉन्सेज हैं उनका इफेक्ट पड़ता है हेल्थ के ऊपर। सोशल सपोर्ट, एनालाइजिंग द रोल ऑफ सोशल नेटवर्क, अगर आपके दोस्त हैं, सोसाइटी में मिलना जुलना है, फैमिली का सपोर्ट है, तो आपकी कोई भी बीमारी है उसे आप अच्छे से हैंडल कर लोगे और उसे रिकवर कर लोगे। कॉपिंग मैकेनिज्म हो सकती हैं, अगर बीमार हो तो प्रॉब्लम पे फोकस करो, अगर जो भी दिक्कत है हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढो, डॉक्टर के पास जाओ। दूसरा है इमोशंस पे फोकस, इमोशंस को कंट्रोल करना है। देखो परेशानी तो है, तो इमोशंस पे कंट्रोल करके पॉजिटिव आउटलुक लिया जा सकता है बीमारी से बाहर निकलने के लिए। माइंड बॉडी के बीच में कनेक्शन है, साइकोलॉजिकल स्टेट्स कैन इम्पैक्ट करती हैं फिजिकल हेल्थ को। स्ट्रेस अगर हमें है तो डेफिनेटली हमारी बीमारी को बढ़ा देगी, इम्यून जो फंक्शंस है हमारी बॉडी का, जो इम्यून सिस्टम है उसे वीक कर देगी, तो हमें स्ट्रेस उसमें लेना नहीं है। अगर हम पॉजिटिव स्टेट में हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट्स में हैं, कि इसका मतलब ये है कि सब ठीक हो जाएगा, तो इस चीज़ का भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है ठीक होने के लिए। अगर हमारी थिंकिंग है पॉजिटिव कि हम ठीक हो जाएंगे, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ के ऊपर। अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं कि हम कैसे ठीक होंगे, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप्स, तो ग्रुप में लोग कई सारे हैं, तो एक इंडिविजुअल की क्या साइकोलॉजी उसमें होगी। द साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप्स एक्सप्लोर करता है हाउ इंडिविजुअल बिहेव, थिंक एंड फील इन ए ग्रुप सेटिंग, एक इंसान ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, कैसे सोचता है, कैसे फील करता है। ग्रुप के डायनामिक्स, इट इन्वॉल्व हाउ पीपल इंटरेक्ट विद इन द ग्रुप, मतलब कैसे इंटरेक्ट करते हैं ग्रुप में, उनके जो रोल हैं, नॉर्म्स हैं, किस तरह से जुड़े होते हैं। ग्रुप का जो डायनामिक्स है वो बिहेवियर को, डिसीजन मेकिंग को और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठे हो तो आप उन 9 लोगों से इन्फ्लुएंस होगे, आपका बर्ताव उनसे इन्फ्लुएंस होगा, डिसीजन मेकिंग भी इन्फ्लुएंस होगा। ग्रुप थिंक, दिस इज ए फिनोमेना वेयर द डिज़ायर फॉर हार्मनी इन ए ग्रुप लेड्स टू पुअर डिसीजन मेकिंग। देखो ग्रुप की बात चलनी है तो कुछ में जो ग्रुप जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे वो जो डिसीजन लेंगे उनके डिसीजन ही माने जाएंगे, तो इसमें पुअर डिसीजन में क्यों होंगे, क्योंकि वो डिसीजन सबका नहीं है, बस सबको मान लेना है। मेंबर्स में सप्रेस
डिसेंटिंग ओपिनियन एंड प्रायोरिटाइज कंसेंसस ओवर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग डेफिनेटली इसमें बहुत कम होगी, क्योंकि ग्रुप की बात ही मानी जानी है, तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी इसमें। कुछ लोग ही थिंकिंग करेंगे और वही फाइनल डिसीजन होगा, सबको वही मानना है। ग्रुप का परफॉर्मेंस, ग्रुप्स कैन ऑफ ग्रुप्स ना बहुत सारे काम कर सकता है, क्योंकि उसमें कई सारे लोग हैं, उनकी स्किल भी डिफरेंट हो सकती हैं, बट अगर उनमें कन्फ्लिक्ट है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो काम ख़राब भी हो सकता है। कन्फ्लिक्ट है तो दिक्कत होगी, कोऑपरेट करें तो ग्रुप का काम अच्छे से हो जाएगा। कन्फर्मिटी एंड कंप्लायंस, पीपल ऑफन चेंज देयर एटीट्यूड, लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर भी चेंज हो जाता है ग्रुप के अकॉर्डिंग। लीडरशिप भी आ जाती है ग्रुप में रह के, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल है, जो उसमें माहिर है वो लीडर भी बन जाता है, वो अपनी बात मनवा भी लेता है ग्रुप में, उसी की चलती है। फिर ग्रुप की वजह से हमें सोशल आइडेंटिटी मिलती है कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, तो हमारी इज्जत भी वैसी होती है जैसे उस ग्रुप के लोगों की इज्जत है। तो ये ग्रुप ना एक सोशल आइडेंटिटी का काम भी करता है। इंडिविजुअल डिराइव करते हैं पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी फ्रॉम द ग्रुप्स दे बिलोंग्स टू, जिस ग्रुप को वो बिलोंग कर रहे हैं, तो उन्हीं की वो आइडेंटिटी बन जाता है।